हेलो फ्रेंड्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लेक्चर नंबर 8 में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरनेट ब्राउज़र। देखिए, इंटरनेट ब्राउज़र जो है एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो ख़ास करके इंटरनेट पर अगर हम बात करें सिस्टम की, तो हर वो सिस्टम जो इंटरनेट में रिक्वेस्ट जनरेट करता है या सर्विस देता है, तो एक एप्लीकेशन प्रोग्राम उसके पास होना बहुत ही ज़रूरी है। सॉफ्टवेयर है और इसको हम लोग बोलते हैं ब्राउज़र। ब्राउज़र सॉफ्टवेयर जो है वो एक्चुअल में अलग अलग कंपनी के द्वारा बनाया गया है। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस भी किया था। गूगल की बात है, इंटरनेट एक्सप्लोरर की है, मोजिला फायरफॉक्स है, कोई भी एप्लीकेशन आप ले लें। जनरली देखिए, ब्राउज़र एक एप्लीकेशन है और ये ठीक उसी तरह का एप्लीकेशन है जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को आप ओपन करते हैं, तो ये ब्राउज़र एक विंडो के रूप में आपके स्क्रीन पर ओपन होगा। अब एक विंडो में क्या क्या होता है इसके विषय में अगर आप देखें तो सबसे ऊपर होता है टाइटल बार, उसके नीचे होता है मेनू बार, उसके नीचे और भी कुछ टूल बार हो सकते हैं। उसके बाद एक निश्चित स्पेस है काम करने के लिए जिस पर हम काम करते हैं। कुछ कंट्रोल बटन भी यहाँ होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज, यहाँ भी कुछ कंट्रोल हो सकते हैं। ये इसको टाइटल बार हम बोलते हैं। बार चूंकि ये स्ट्रिप की तरह दिखता है इसलिए इसको बार बोलते हैं, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। और हर ये जो विंडो है इसका डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर होता है। जैसा सॉफ्टवेयर होगा उसके अनुरूप हम इसको डिज़ाइन करते हैं, तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो टाइटल बार तो होगा। अगर एक कंप्लीट ब्राउज़र सॉफ्टवेयर की हम बात करें तो इस कंप्लीट ब्राउज़र सॉफ्टवेयर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने लिखा है जिसके विषय में आपको जानना जरूरी है। बाकी तो और भी बहुत सारे पॉइंट हैं जिस पर डिस्कस किया जा सकता है, बुक में भी आपका डिटेल है, उसको आप देख लेंगे। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है उसका डिस्कशन हम कर रहे हैं यहाँ, ताकि आसानी से बच्चे इसको समझ सकें। हर ब्राउज़र में सबसे पहला होगा टूल बार। ये टूल बार जनरली इस पोजीशन पर होता है और टूल बार का काम है छोटे छोटे टूल, जैसे खास करके कमांड से रिलेटेड छोटे छोटे टूल पिक्चोरियल फॉर्म में यहाँ पर टूल बार में दिखाए जाएंगे। सीधे उनको आप एक्सेस, जैसे नेविगेशन की बार की हम बात कर लें, बैक करना है, फॉरवर्ड करना है, मतलब स्क्रीन आपने 2-4 बार किसी साइट को विजिट किया तो आप फॉरवर्ड या रिवर्स इस टूल बार में नेविगेशन पॉइंट है, नेविगेशन बार होता है जिसके आधार पर आप आगे पीछे हो सकते हैं, कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे छोटे छोटे टूल सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के रूप में होते हैं जिनको हम बोलते हैं टूल बार। सबसे ज़्यादा पॉपुलर टर्म है एड्रेस बार। देखिए, जब हम इंटरनेट पर जाएंगे तो हमको किसी न किसी सर्वर के साइट पर जाना होगा। जैसे अगर हम सबसे पॉपुलर की बात करें तो ये है google.com। ये google.com जो है ये सर्वर का नाम है, कॉमर्शियल सर्वर है, गूगल है। लेकिन अब ये चूंकि HTTP प्रोटोकॉल पर काम करता है तो इसका एक्चुअल एड्रेस क्या होता है, http:// और www.google.com। ये पूरा एड्रेस हुआ इस google.com का। चाहे कोई भी एड्रेस हो, आपको ये ध्यान में रखना है HTTP और / जनरली होता है www. ये आपको पहले से लिखना है। ऐसे हमारे ब्राउज़र जो है अब एडवांस है,
जानते हैं कि हर HTTP प्रोटोकॉल को ही फॉलो करते हैं हम इंटरनेट पर, फिर सर्फिंग के लिए वर्ल्ड वाइड वेब पर। तो HTTP/ और www ये तो ऑलरेडी लिखे आएंगे। आप जो ही सर्च कीजिएगा google.com तो अपने आप यहाँ एड्रेस बार में HTTP www.google.com ये वो एड्रेस है जो बताएगा कि हमें किस साइट पर जाना है। अगर CBSE के साइट पर जाना है तो गूगल के जगह पर आप CBSE लिख लें। NCERT के साइट पर जाना है तो NCERT लिख दें। गवर्नमेंट के कोई साइट पर जाना है उसका एड्रेस लिख दें। ये कॉमन है, ये रहेगा। इसके आगे आप यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। अब नाम कैसे लिखते हैं, कैसे डिफाइन किया जाता है, उस पर डिस्कशन आगे करेंगे। लेकिन जिस भी साइट पर जाना होगा उसका एड्रेस कहाँ लिख रहे हैं आप, इसमें लिख रहे हैं तो इसका नाम क्या होना चाहिए, एड्रेस बार। टूल है तो टूल बार, एड्रेस है तो एड्रेस बार, टाइटल है तो टाइटल बार। मतलब ये जो पट्टी है चौड़ी, इसी को हम बार बोल रहे हैं। तो बार में तो कोई बात है नहीं। हाँ, किसके लिए है, टाइटल के लिए है तो टाइटल बार, एड्रेस के लिए तो एड्रेस बार, टूल के लिए है तो टूल बार। इस तरह से और भी बार हो सकते हैं। तो इस तरह से अब आप समझ गए कि टूल बार क्या है, एड्रेस बार क्या है। टैब्ड ब्राउजिंग, देखिए जब इंटरनेट पर हम जाते हैं, कंप्यूटर में कोई साइट खोलते हैं तो एक समय में आप मल्टीपल पेज ओपन कर सकते हैं। तो होता क्या है कि यहाँ पर अलग अलग टैब के रूप में, मतलब इस तरह से आप समझें कि ये हमारा पूरा साइट है, इसमें एक टैब होगा, इस टैब से रिलेटेड एक पेज खुलेगा, इसके बगल में एक दूसरा टैब होगा, तीसरा टैब होगा, और ये सारे टैब से रिलेटेड अलग अलग पेज बैकग्राउंड में होंगे। आप जिस टैब को एक्टिवेट करेंगे वही टैब यहाँ सामने में दिखेगा। जैसे हम अगर 2-3 बुक पढ़ रहे हैं तो पहले बुक को ऊपर रखे हैं, उसके नीचे दूसरा बुक है, उसके नीचे तीसरा, इस बुक को बंद करेंगे तो दूसरा आ जाएगा, दूसरे को बंद करेंगे तो तीसरा आ जाएगा। इस तरह से आप एक्सप्लोरर विंडो में अलग अलग टैब अलग अलग साइट को खोलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ही एक्सप्लोरर में अलग अलग एक्सप्लोरर खोलने की ज़रूरत नहीं है। कि ऐसा नहीं है कि एक बार आपने खोला, फिर अगर आपको दूसरा साइट खोलना है तो इसको बंद किए फिर से खोले। कंप्यूटर मल्टीटास्किंग मोड में काम करता है, इसलिए एक ही ब्राउज़र अलग अलग वेबसाइट को डायरेक्टली लिंक कर सकता है। हाँ, देखेंगे तो एक ही साइट को आप एक समय में स्क्रीन पर, लेकिन वो बैकग्राउंड में सब खुलता चला जाएगा। आप चाहे जितना साइट चाहे खोल सकते हैं और हर साइट पर टैब बटन से आप विजिट कर सकते हैं। उसको बोलते हैं टैब्ड ब्राउजिंग। एडवांस जितने भी ब्राउज़र हैं उनमें टैब ब्राउजिंग की भी फैसिलिटी है। स्मार्ट स्क्रीन फिल्टर, ये वो प्रोविज़न है जिसमें हम ऐसा व्यवस्था करते हैं कि इस साइट पर अगर कोई ऐसे साइट पर हम विजिट कर रहे हैं जहां पर कुछ गड़बड़ी उसको लगता है, इंटरनेट हमारा जो ब्राउज़र है वो बड़ा एडवांस है, अगर कहीं वायरस वगैरह का थ्रेट होता है या कुछ अनसेफ चैनल पर आप जाने की कोशिश करते हैं, या कई बार कुछ ऐसा मैसेज आता है कि इस पर लिंक क्लिक करें, वो लिंक अगर ठीक नहीं लगता है, सस्पिशियस लगता है, तो उसको फिल्टर करने का क्षमता हमारे ब्राउज़र में वो आपको वार्न करेगा। इसको बोलते हैं स्मार्ट स्क्रीन फिल्टर। स्मार्ट स्क्रीन फिल्टर में जो ही किसी सस्पेक्टेड साइट पर आप जाने की कोशिश करेंगे वो एक वार्निंग देगा कि ये कुछ गड़बड़ साइट लगता है, आप इस पर न जाएं, या अपने रिस्क पर जाना है तो जाएं। लेकिन हमें लगता है कि ये सामान्य जो पॉपुलर साइट है उससे थोड़ा हट के है, इसमें हमको शंका है। तो नए नए यूजर को ये डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल काम है कि किस साइट पर हमें जाना चाहिए, कौन सा साइट अच्छा है बुरा है। या अपने लेवल पर अगर फिल्टर करके बता दे या वार्निंग दे दे तो हम सतर्क हो जाएंगे। तो ये फीचर भी स्मार्ट स्क्रीन फिल्टर ऑप्शन के द्वारा हमको मिलता है। फेवरेट लिस्ट, बच्चे जाते हैं अपने CBSE के साइट पर जाएंगे, NCERT के साइट पर जाएंगे, अपने मेल अकाउंट को चेक करेंगे तो 2-4-5 जो लिस्ट उनका फेवरेट है उनकी लिस्ट बनाता है फेवरेट लिस्ट। फेवरेट लिस्ट में वो सारे लिस्ट होंगे, जो ही आप वहाँ पर क्लिक करेंगे वो दिखा देगा 4-5 लिस्ट। उसमें से अगर आप जहाँ बार बार जा रहे हैं उनकी लिस्ट वो रखेगा,
वो फेवरेट लिस्ट से फ़ायदा ये होगा कि बार बार आपको एड्रेस टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको सेलेक्ट करें, उस साइट को ओपन कर देगा। ये स्मार्ट डिसीजन है और ये फीचर हमारे इंटरनेट ब्राउज़र के पास है। मैनेजिंग हिस्ट्री, अगर हम लगातार अपने सिस्टम पर जाते हैं, पिछले 10 बार अलग अलग साइट पर गए हैं, तो उन सारे लिस्ट हिस्ट्री में रिकॉर्ड किया जाता है। इस हिस्ट्री में वो सारे लिस्ट होंगे और इसको हिस्ट्री को मैनेज करने का पावर भी है हमारे ब्राउज़र पर। वो पिछले लास्ट 10, 20, 25 लिस्ट को रिकॉर्ड में रखता है। आप हिस्ट्री में जाके देख सकते हैं कि अगर 10 दिन पहले तक हमने जो विजिट किया वो लिस्ट 10, 20, 25 साइट का लिस्ट होगा, जहाँ से बार बार आपको एड्रेस खोजना नहीं पड़ेगा। इंटरनेट पर सबसे बड़ा समस्या क्या है कि हम नए हैं तो हमको सभी जगह का तो लिस्ट पता नहीं है, एड्रेस याद रखना संभव नहीं है। हर सरकार के बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, उनका अपना वेबसाइट है, गवर्नमेंट का साइट है, गवर्नर हाउस का साइट है, इसके साथ साथ स्कूल के हैं, कॉलेजेज के हैं। तो 2, 4, 10 लिस्ट अगर हम पीछे स्कूल में एडमिशन के लिए सर्च किया है तो वो लिस्ट वो यहाँ पर हिस्ट्री में रहता है। आप वहाँ से जाके सर्च कर लें कि देखिए पिछले 25 लिस्ट में ये सारे विजिट किए हैं आप, इसमें से अगर कोई लिस्ट पर जाना है तो वहाँ क्लिक करें, एड्रेस में ऑटोमेटिक चला जाएगा, वहाँ पर वो लिंक कर देगा, खुल जाएगा। तो इस तरह का लिस्ट भी आज के स्मार्टफोन में भी होता है हिस्ट्री। तो यहाँ भी हिस्ट्री को मैनेज करने का प्रोविज़न है। सर्च प्रोविज़न ये बड़ा पावरफुल है। अगर हम भूल गए, 25 के लिस्ट में भी नहीं है, और हमें ये जानना है कि किसी पर्टिकुलर स्टेट का, मान लेते बिहार स्टेट का तो हमको पता है, अगर आंध्र प्रदेश स्टेट में एजुकेशन डिपार्टमेंट के साइट पर जाना है तो हमने तो नहीं पता है, आपको भी नहीं पता होगा। तो आंध्र प्रदेश के अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट का साइट हमें खोजना होगा, हमारे पास एक ही विकल्प है कि अब हम सर्च इंजन में जाएं और एजुकेशन डिपार्टमेंट इन स्टेट आंध्र प्रदेश आप लिखेंगे, वो उनको सर्च करके वो लिस्ट कर देगा। जहाँ जहाँ भी उस साइट का जिक्र होगा उसको डिस्प्ले करेगा, आप उसमें से सेलेक्ट करके उस स्टेट पर जा सकते हैं। मतलब सबसे बड़ी बात है, सर्च से हमको ये फ़ायदा है कि हम दुनिया के हर वेबसाइट को जिसके विषय में थोड़ा बहुत भी जानकारी है उसका नाम दे करके, उसके कंटेंट्स के विषय में या किसी टीचर के विषय में, किसी पर्सन के विषय में, इंटरनेट अब तो इतना पावरफुल हो गया है कि आप किसी पर्सन को भी खोजना चाहें तो सर्च में डाल दें, उससे रिलेटेड जितने भी आर्टिकल होंगे डिस्प्ले कर देगा, उस नाम से मिलते जुलते जितने लोग हैं उनका लिस्ट दे देगा, तो आप आसानी से सर्च कर सकते हैं। मतलब सर्च करने में आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, जो कंटेंट आपको पता है सिर्फ वही टाइप करके सर्च कर सकते हैं, आपको आसानी से मिल जाएगी। इसके बाद सेटिंग होम पेज। सेटिंग होम पेज का मतलब होता है कि एक डिफ़ॉल्ट वेबसाइट का पेज, जनरली google.com ही रखते हैं हम लोग, कि अगर हम ब्राउज़र को ओपन करें सबसे पहला एड्रेस कौन होगा, वो डिफ़ॉल्ट होगा। तो google.com अगर डाला हुआ है तो जब भी खुलेगा गूगल का ही स्क्रीन पर साइट आएगा। ये ब्राउज़र जब भी ओपन होगा तो google.com होगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर अगर माइक्रोसॉफ्ट का है तो हो सकता है माइक्रोसॉफ्ट का साइट वो खोले। हर कंपनियां जनरली क्या करती है कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग में होम पेज में अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपने सर्वर का एड्रेस डाल देती है। सर्वर एड्रेस डालने से क्या होगा कि जब भी आप खोलिएगा आपका साइट खुलेगा, उसके बाद आप किसी टैब में चले जाएँ, दूसरे साइट पर चले जाएँ, एड्रेस बार में जो लिखेंगे वहाँ जाएगा, हिस्ट्री से जो सेलेक्ट करेंगे वहाँ जाएगा, तो जिस भी एड्रेस पर मूव करना है चले जाए, लेकिन डिफ़ॉल्ट जब खुलेगा तो उसके विषय में लिखेगा। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसके बाद आता है डोमेन नेम सिस्टम। इसको जरा गौर से समझिएगा। ये किसी दुनिया के किसी भी सर्वर के साइट को जो एड्रेस होगा, जैसे यहाँ जो हमने लिखा है www.google.com, तो ये google.com कहने का मतलब क्या है और इनका नोमेनक्लेचर कैसे डिसाइड किया जाएगा। तो डोमेन नेम सिस्टम वेबसाइट के एड्रेस रखने का एक बेसिक प्रोटोकॉल निर्धारित किया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि आप ग्लोबल अगर साइट है, ये हमारा ग्लोबल साइट है, इसमें अलग अलग कंट्री हैं, ये पूरी धरती की हम बात कर रहे हैं। मान लेते हैं हम 4 अलग अलग रीजन की बात करें, ये है यूएस, ये है यूके, ये है इंडिया और ये है
जापान। 4 कंट्री की हम बात करें कि ग्लोबल लेवल पर ये 4 कंट्री हैं। तो ये 4 कंट्री के अंदर जितने भी कंप्यूटर हैं, जितने भी इसमें सर्वर बनाए जाएंगे, नेटवर्क बनाए जाएंगे, इन सब का एक स्पेसिफिक डोमेन नेम होगा और ये होता है इन यूके, यूएस और जेपी। मतलब कंट्री कोड दे देना होगा डोमेन नेम सिस्टम में। इससे जैसे होता क्या है कि बहुत लोगों के नाम से ही हमको पता चल जाता है कि लगता है पंजाब का है, ये बंगाल का है, ये बिहार का है, ये एमपी का है, साउथ के हैं। बहुत हद तक तो नाम से पता चल जाता है हमें। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नोमेनक्लेचर का एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है, लेकिन रियलिटी में नेचुरली ऐसा संभव नहीं है। हो सकता है साउथ का आदमी बिहार में आके बस जाए तो उनका नाम उसी तरह से चलता रहेगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, आपका सर्वर है, वो उस बड़े डोमेन के पार्ट में आएंगे। सबसे पहले इंडिया की अगर हम बात करें तो ये पूरे डोमेन में है इंडिया। अब इंडिया के अंदर जितने भी गवर्नमेंट हो या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, यूनिवर्सिटी हो, इंस्टीट्यूशन हो, जो भी हो, वो इसी डोमेन में आएंगे, पूरे इंडिया के अंदर आएंगे। उसके बाद इसको हम लोग बोलते हैं सब डोमेन। ये हो गया डोमेन। डोमेन से पहले हम लिखते हैं सब डोमेन। अब सब डोमेन में क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप का, किस तरह का काम करता है, किस पर्पस से बनाया गया है, उनके विषय में, उनके फीचर को डिस्प्ले करता है। जैसे को या कॉम इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे google.com, या अगर ये इंडिया में सर्वर होगा तो इसका नाम होगा google.co.in। बहुत सारे लोग ईमेल आईडी अपना बनाएंगे तो देखेंगे इस तरह का भी ईमेल आईडी हो सकता है, yahoo.co.in, google.co.in। मतलब इंडिया में वो सर्वर है, उसमें इनका नाम एड्रेस रखा गया है। ये पूरा साइट ही बताता है कि इंडिया के अंदर है और इसका सब डोमेन है कॉमर्शियल साइट है। ये एजुकेशनल साइट होगा तो हम edu रखेंगे, जैसे यहाँ हमने रखा है, या AC एकेडमिक, INT इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अगर है, रेड क्रॉस वगैरह, इंटरपोल, INT रखेंगे। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो GO भी होगा, नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन है तो नेट होगा, सामान्य ऑर्गेनाइजेशन है तो ORG होगा, कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम है तो इन्फो होगा, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है तो MIL है। लेकिन ये सारे ऑर्गेनाइजेशन क्या है, किसी एक डोमेन के अंदर है तो .in, .uk, .us, .jp, इस तरह से हम डिवाइड कर देंगे। तो ये जो डोमेन नेम सिस्टम है, सबसे पहले ये बड़े डोमेन कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा, उनके ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के आधार पर किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन उनको, और इसके आगे आप ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे सकते हैं, जैसे NCERT, AICTE, UGC, अब देखिए पूरा नाम कैसे होगा। अब इन्हीं के आधार पर देख लीजिए, UGC.AC.in, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है इंडिया में। UGC.AC.UK यूनाइटेड किंगडम में हो गया। UGC.AC.US यूनाइटेड स्टेट का ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। तो इस डोमेन नेम सिस्टम का एक स्पेशल आर्किटेक्चर बनाया गया, और इनको फॉलो करना बाध्यकारी तो नहीं है, लेकिन बेहतर मैनेजमेंट के लिए इस रूल को फॉलो करना चाहिए। जब भी वेबसाइट आप बनाएंगे, जितने भी वेबसाइट एड्रेस डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो इस रूल को फॉलो करता है, ताकि कन्फ्यूजन न हो। ऐसा नहीं हो कि .in डोमेन है और वो सर्विस चला रहा है यूके से, बोलेंगे नाम रहने से क्या होगा हमारा यहाँ ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा नहीं हो, ताकि कोई क्लियरिटी रहे एड्रेस में। तो एड्रेस जो है डोमेन नेम सिस्टम, जो यूजर को आसानी से याद रह सकता है, इसके लिए भी ये सुविधाजनक है कि भाई इंडिया का है तो इंडिया नहीं रखो, .in होगा, कोई बात नहीं, NIC.in। गवर्नमेंट ऑफ बिहार
.nic.in। तो इस तरह से नोमेनक्लेचर बनाया जाता है। अब कोई भी साइट को आप देखेंगे तो इस बात को ध्यान में रखेंगे, सबसे पहले HTTP प्रोटोकॉल, वर्ल्ड वाइड वेब, डॉट, ऑर्गेनाइजेशन का नेम, डॉट सब डोमेन और मेन डोमेन, ये 5 अलग अलग लेवल हैं और इसी के आधार पर डिज़ाइन किया जाता है डोमेन नेम सिस्टम। ये कंप्यूटर पर काम करने वाले यूजर के अंडरस्टैंडिंग के लिए ये डोमेन नेम सिस्टम बनाए गए हैं। अदरवाइज किसी भी सर्वर का एक मशीन का एड्रेस भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं IP एड्रेस। ये जनरली 255.255.255 ये IPv4 एड्रेसिंग है और ये 00 से चल के ये रेंज है, ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम है। अब आप आसानी से समझ रहे हैं कि इसके बीच यहाँ पर 0 से 255 का कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे एक वैलिड एड्रेस हम बोलते हैं 164.172.85.10। इस रेंज में हमने 164 लिया, इस रेंज में 172 लिया, इस रेंज में 85 लिया और इस रेंज में 10 लिया। 4 ऑक्टेट, इनको ऑक्टेट बोला जाता है, फर्स्ट ऑक्टेट, सेकेंड ऑक्टेट, थर्ड ऑक्टेट, फोर्थ ऑक्टेट। लेकिन ये बच्चों को याद तो रखना बड़ा कठिन काम है, लेकिन दुनिया का कोई भी ऐसा मशीन है जिसकी एक यूनिक एड्रेसिंग नहीं हो और ये न्यूमेरिक एड्रेस ही होगा जिसको IP एड्रेस बोलेंगे। यूजर के लिए पहचानना बड़ा मुश्किल काम है, तो न्यूमेरिक एड्रेस को हम छोड़ देते हैं, वो मशीन अंडरस्टैंडेबल है। यूजर के अंडरस्टैंडेबल के लिए हमने डोमेन नेम सिस्टम बना रखा है ताकि कोई भी यूजर उस डोमेन को देख करके ये तो पता लगा ही ले वो किस कंट्री का है, किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है और क्या नाम है। अब बाकी HTTP और www तो रहते ही हैं। तो हर वेबसाइट में, हर ब्राउज़र में ये सारे फीचर आपको मिलेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर हैं जिनके विषय में बुक में और भी दिया हुआ है, उसको भी आप पढ़ेंगे। अगर किसी स्पेसिफिक के टर्म में कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप कमेंट करके हमको बताएंगे, उसको हम डिटेल में बता देंगे आपको। अदरवाइज ये जो मोस्ट पावरफुल फीचर है 8, 9, इनको आपको याद रखने की ज़रूरत है कि एक ब्राउज़र सॉफ्टवेयर में मेन कंपोनेंट कौन कौन से होंगे। एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है और इनके विषय में डिटेल जानकारी रहने से आपको भी मोबाइल ऑपरेट करने में, कंप्यूटर ऑपरेट करने में, ब्राउज़र पर काम करने में सुविधा होगी। इसी आशा के साथ इस वीडियो को क्लोज करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।